नमस्कार दोस्तों। ये मध्यकालीन बिहार का ये दूसरा क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने पालकालीन बिहार के बारे में प्रमुख चीजों को हम लोगों ने देखा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन बिहार में बिहार के मध्यकालीन क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है। इसमें प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कर्नाट वंश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभार चेरो राजवंश से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 11वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में पाल वंश की सत्ता पतनशील हो गई थी। बिहार पर तुर्कों के आक्रमण होने लगे थे। इस समय बिहार में कई क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखोगे, पाल का जैसे कि से आप पाल से पहले आप देखते हो तो हर्ष का शासन था। उससे पहले आप गुप्त देखते हो, उससे पहले आप मौर्य देखते हो, तो कहीं ना कहीं से केंद्रीय राजवंश था। ठीक है, जिनका फैलाव की बात करेंगे तो बिहार के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी था। लेकिन आफ्टर पाला डायनेस्टी मतलब पाल वंश के बाद बिहार में बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय आपको देखने को मिलेगा। और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जो है आपका कर्नाट राजवंश। ठीक है, इसको मिथिला के कर्नाट या फिर तिरहुत तिरहुत का भी कर्नाट कहते हैं। ठीक है। फाउंडर कौन था? तो फाउंडर जो था नान्यदेव। ठीक है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव द्वारा कब की गई? तो ध्यान में रखना, तारीख इंपॉर्टेंट है। 1097 में ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। नान्यदेव द्वारा मिथिला क्षेत्र में इस वंश की स्थापना पाल वंश के अंतिम शासक रामपाल के शासन में किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सब बताओ मिथिला में जो कर्नाट वंश की जो स्थापना हुई थी उस समय पाल वंश के शासक कौन थे? तो ध्यान में रखना, तो ये नान्यदेव थे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? तो यहाँ पे पाल वंश के शासक की बात करेंगे तो उस समय कौन था? रामपाल था। नान्यदेव की बात करेंगे तो मिथिला में जो आपका कर्नाट वंश जो है उनके ये प्रथम शासक थे या फिर संस्थापक थे। नेपाल का क्षेत्र की बात करेंगे तो वो भी नान्यदेव के अधीन था, क्योंकि कर्नाट वंश की राजधानी जो थी वो सिमरावगढ़ थी। जो ध्यान में रखना, जो कि नेपाल की तराई में ही आता था ये क्षेत्र। इसलिए हम कह सकते हैं इसे नेपाल का क्षेत्र की बात करेंगे तो वो भी जो था नान्यदेव के अधीन था। नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। ये भी ध्यान में रखना, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये नान्यदेव को ये उपाधि मिली थी। बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है। कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ पे थी? तो ध्यान में रखना, सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। नान्यदेव का पुत्र का नाम की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, गंगदेव था, जो कि एक योग्य एवं कुशल प्रशासक था। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे अधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं नान्यदेव के बाद वो आपका नरसिंह देव से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके गंगदेव के उपरांत 1187 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। नरसिंह देव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों के साथ भी हुआ। नरसिंह देव के शासनकाल में ही बिहार पे बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बताओ बख्तियार खिलजी का जिस समय आक्रमण हुआ बिहार पे, उस समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसे फिर से मार्क कर दे रहा हूं, नरसिंह देव। ठीक है, उस समय शासक कौन था? नरसिंह देव। तो क्या दोनों के बीच में लड़ाई हुई? नहीं, नरसिंह देव ने उसे नजराना देकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिंह देव का शासन क्षेत्र तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्र में फैला हुआ था, ध्यान में रखना। उसके बाद आते हैं राम सिंह देव। इसके शासन काल में तुगरिल तुगन ने असफल सैन्य अभियान किया। ठीक है, तुगरिल तुगन की बात करेंगे तो यह भी आक्रमणकारी था। इसने राम सिंह देव के शासनकाल में बिहार पे आक्रमण किया, लेकिन वो असफल हो गया। ठीक है, और इसकी चर्चा हमें कहां से प्राप्त होती है? तो एक तिब्बती बौद्ध लेखक है जिसका नाम है धर्म स्वामी। ठीक है, तिब्बती यात्री कह लीजिए या फिर तिब्बती बौद्ध लेखक कह लीजिए, जिसका नाम है धर्मा स्वामी। वो उसकी जो यात्रा वृतांत जो है उससे मतलब इन क्षेत्र के बारे में, इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो तुगरिल तुगन ने मतलब क्या किया था? राम सिंह देव के शासनकाल में बिहार पे असफल सैन्य अभियान किया था। तिब्बती यात्री धर्म स्वामी ने, ठीक है, 1234 में, ठीक है, तिरहुत आया। इसको याद करने का तरीका कितना आसान है, 1 2 3 4। तो 1234 में कहां पे आया था? तिरहुत आया था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा विदेशी यात्री मुल्ला तकिया ने भी किया है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये मुगल कालीन है। मुल्ला तकिया उसने भी किया है, और साथ में अगर तिब्बती यात्री धर्म स्वामी की बात करेंगे तो उसने भी किया है। क्योंकि बिहार पे किसका आक्रमण हुआ था? तुगरिल तुगन का आक्रमण हुआ था, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्यान में रखना, राम सिंह देव के शासनकाल में हुआ था। यह भी ध्यान में रखना।
अब आते हैं हरि सिंह देव। इससे भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये लेखक भी थे, ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं इस वंश के, कर्नाट वंश के। ये कर्नाट वंश का अंतिम प्रमुख शासक था। इन्होंने 1295 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया। इसके दरबार में चंदेश्वर थे, ठीक है। अगर पूछा जाए चंदेश्वर जो थे किसके दरबार में रहते थे, तो ध्यान में रखना हरि सिंह देव के दरबार में रहते थे, जिसने कर्नाट वंश से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी। इसका नाम था राजनीति रत्नाकर, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछा जाए बताओ ये राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन थे, तो ध्यान में रखना हरि सिंह देव, ठीक है। कभी भी आप नहीं भूलेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 में बिहार तथा बंगाल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उस समय मिथिला का शासक कौन था, तो ध्यान में रखना हरि सिंह देव था, ठीक है। जब यह गयासुद्दीन तुगलक जो बंगाल विजय करके लौट रहा था, तो इसकी मृत्यु जो थी दिल्ली में प्रवेश करने से पहले हो गई थी, जो कि आगे चल के आप पढ़ोगे भी, ठीक है, या फिर मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप लोग जानते ही हो। तो जब ये बंगाल आक्रमण कर रहा था तो उसी दौरान ये बिहार भी आया था, तो उस समय बिहार का शासक कौन था, हरि सिंह देव था। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए बख्तियार खिलजी का आक्रमण जिस समय बिहार पे हुआ, तो उस समय कौन था, तो नरसिंह देव था, ठीक है। ये कौन है, हरि सिंह देव। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, नरसिंह देव, बख्तियार खिलजी। और यहाँ पे फिरोज गयासुद्दीन तुगलक अगर आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान में क्या रखना है, तो आपको ध्यान में रखना हरि सिंह देव, ठीक है। बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। और हरि सिंह देव की बात करेंगे तो इस वंश का महत्वपूर्ण और अंतिम शासक भी था, ठीक है। और इसके दरबार में कौन रहते थे, चंदेश्वर रहते थे। और चंदेश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, राजनीति रत्नाकर लिखी थी, ठीक है। चलिए, हरि सिंह तुर्क सेना के आक्रमण नहीं कर सका और वह नेपाल की तराई में चला गया, ठीक है। हरि सिंह तुर्क सेना के आक्रमण नहीं कर सका, मतलब किसे सह नहीं पाया, और उसके बाद वो छोड़ के कहाँ चला गया, नेपाल की तराई में चला गया। तो ये आपको चीजें आपको क्या रखना है, तो याद रखना है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। ये काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। एक दो प्रश्न और भी पूछा जाता है। जैसे हरि सिंह देव की बात करेंगे तो ये महान समाज सुधारक भी थे। उसी की समय में मिथिला में पंजी प्रबंध का विकास हुआ, ठीक है। ये पीवाईक्यू में बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। से मतलब बताओ मिथिला में पंजी प्रबंध का विकास किसके समय हुआ, तो ध्यान में रखना हरि सिंह देव के समय में हुआ। और हरि सिंह देव जो नेपाल चले जाते हैं तो नेपाल में मैथिल समाज को एक नया स्वरूप प्रदान करता। अभी भी आप नेपाल में चले जाओगे तो जनकपुर वगैरह का जो क्षेत्र जो है, वहां पर मैथिल समाज आपको देखेंगे, और मैथिल वहां की प्रमुख भाषा भी है। मैथिल भाषा के विकास में कर्नाट वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये भी आपको ध्यान में रखना। और 1378 में कर्नाट वंश का पूर्णतः क्या होता है, अंत हो जाता है, ठीक है। मिथिला या तेहरुत के कुछ समय के लिए कर्नाट वंश के स्थान पे वही नारा वंश का भी राज्य स्थापित हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये जो प्रश्न जो थे कर्नाट वंश से संबंधित है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, फाउंडर का नाम आपको याद रखना है। इनका नाम क्या था, नान्यदेव। 1097 में वंश स्थापित हुई थी, ठीक है। ये इसकी राजधानी जो थी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के जो शासक जो थे नान्यदेव, उन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आपको ध्यान में रखना गंगदेव आते हैं। गंगदेव के बाद नरसिंह देव आते हैं। नरसिंह देव के समय किसका आक्रमण होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। उसके बाद राम सिंह देव आते हैं। राम सिंह देव के समय तुगरिल तुगन का आक्रमण होता है। इसके बारे में जानकारी कौन देता है, तो धर्म स्वामी देते हैं और मुल्ला तकिया देते हैं। फिर आते हरि सिंह देव आते हैं, कर्नाट वंश का अंतिम प्रमुख शासक था, ठीक है। इसके दरबार में कौन रहते थे, चंदेश्वर रहते थे। चंदेश्वर ने क्या लिखा था, तो राजनीति रत्नाकर जो था चंदेश्वर ने लिखा था, ठीक है। और इसके समय किसका आक्रमण हुआ, तो गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हरि सिंह देव के कारण नेपाल में मैथिली समाज का विकास होता है, ठीक है। और कर्नाट वंश के जो ये शासक जो थे ये समाज सुधारक भी थे, और इनके समय पंजी प्रबंध का भी विकास हुआ। और मूलतः अगर बात करेंगे तो कर्नाट वंश का पूरी तरीके से अंत कब हो गया, तो 1378 में हो गया। अब आते हैं चेरो राजवंश, ठीक है। तो 12वीं शताब्दी में बिहार के शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर जिले के क्षेत्र में चेरो राजवंश का अभ्युदय हुआ। और ये एक जनजातीय राजवंश था, ठीक है। चेरो राजवंश की बात करेंगे कैसा था, तो ध्यान में रखना ये जनजातीय राजवंश था, ठीक है। चेरो राजा फूलचंद को जगदीशपुर मेले का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना। चेरो राजा का नाम क्या था, फूलचंद।
जिसको जगदीशपुर मेले का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। चेरो शासकों ने शेरशाह और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता की थी। ठीक है, तो चेरो शासकों ने शेरशाह को मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता की थी, क्योंकि चेरो शासक जो था उसका संघर्ष मुगल शासक इसके साथ था, क्या जहांगीर के साथ था। ठीक है, चेरो शासक को उसने कैद भी करवा दिया था। तो शेरशाह सूरी का जब संघर्ष जब हो रहा था हुमायूं के साथ, तो उस समय भी चेरो शासक ने क्या की थी, शेरशाह सूरी की सहायता की थी। ठीक है, अब आते हैं उज्जैनिया वंश। भोजपुर में उज्जैनिया वंश के संस्थापक जो थे संतन सिंह थे। उनका मूल नाम की बात करेंगे तो संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक के रूप में शासन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस वंश के प्रमुख शासन की बात करेंगे संग्राम देव, ओंकार देव, दुर्लभ देव, राजा राम शाही तथा राजा नारायण मल थे। ठीक है, तो उज्जैनिया वंश के बारे में जब हम लोग जानते हैं, बिहार में इन्होंने भी शासन किया था, तो भोजपुर में उज्जैनिया वंश के संस्थापक कौन थे? भोजपुर में था मूलतः संतन सिंह थे, जिनका मूल नाम की बात करेंगे देवराज है। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक के रूप में शासन किया। प्रमुख वंश के प्रमुख शासक की बात करेंगे तो संग्राम देव, ओंकार देव, दुर्लभ देव, राजा राम शाही तथा राज राजा नारायण मल। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। सासाराम के अफगान जागीरदार हसन खान एवं उसके पुत्र शेर खान, जिनको शेरशाह सूरी भी कहते हैं, उजैनिया वंश के शासकों के साथ अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो सासाराम के जो अफगान जागीरदार जो थे, जिनका नाम था हसन खान, उनका पुत्र कौन हुआ था? शेर खान, जिनको शेरशाह सूरी भी कहते हैं। उनका संबंध उज्जैनिया वंश के शासकों के साथ अच्छे थे। अब आते हैं वैनवार वंश। 14वीं सदी में तिरहुत मिथिला पर मुसलमानों के अधिकार के उपरांत इस क्षेत्र में वैनवार वंश की स्थापना हुई। वैनवार वंश के शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें जो महाराजा शिव सिंह का नाम जो है, महाराजा शिव सिंह का नाम उल्लेखनीय रूप से है। ठीक है, ध्यान में रखना, इनसे कुछ चीजें पूछी जाती है विद्यापति से संबंधित, वो भी आपको ध्यान में रखना। लेकिन मुख्यतः ये आपको ध्यान में रखना है, ये जब मिथिला पे वैनवार वंश का संबंध मुसलमानों से है, लेकिन मुसलमानों का जब अधिकार जब स्थापित होता है, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को रूल देकर चले जाते हैं, जिसमें से वन ऑफ द पर्सन कौन थे? तो शिव सिंह थे। ठीक है, तो शिव सिंह से प्रश्न ये पूछा जाता है, क्योंकि शिव सिंह की छत्रछाया में मैथिल कवि विद्यापति ने अपने कई काव्य लिखे। ठीक है, इनके दरबार में रहते थे, जिनका नाम क्या है? कृति लता और कृति पटाका। ठीक है, तो कृति लता और कृति पटाका किनकी रचना है? तो मैथिल कवि विद्यापति की रचना है। ठीक है, अब आते हैं दरभंगा राजवंश। महेश ठाकुर द्वारा स्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था। ठीक है, तो दरभंगा राजवंश जो कि आजादी तक चला, उसका स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान में रखना, महेश ठाकुर को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्यतः जो आपसे जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, विद्यापति जी की किताब से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। किनके दरबार में रहते थे? शिव सिंह, मैंने बता ही दिया। उसके उज्जैनिया वंश से तो नहीं प्रश्न आया है। चेरो से एक बार पूछा गया से बिहार में स्थापित जनजातीय राजवंश का नाम क्या था? तो चेरो था। ठीक है, यहाँ पे हरि सिंह देव से प्रश्न आता है, नरसिंह देव से प्रश्न आता है, ठीक है, नाने देव से प्रश्न आता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार पर तुर्क आक्रमण, जो कि काफी अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, इसमें से एक प्रश्न आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो एक प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। उसके लिए सारी ही चीजों का आपको अच्छे से पढ़ना है। हाँ, एक चीज मैं और भी बता देता हूँ, अगर आपको लगता है नहीं चेरो राजवंश के बारे में बहुत कम इस किताब में दिया हुआ है, तो केबीसी नैनो में चेरो राजवंश के बारे में बहुत ही ज्यादा दिया हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता उतनी आवश्यकता है। ठीक है, चेरो राजवंश से कभी भी अगर प्रश्न पूछेगा, तो पूछेगा किस क्षेत्र में था? तो शाहाबाद, सारण, चंपारण तथा मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में। जगदलपुर मेले प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चेरो राजा फूलचंद को जाता है। ठीक है, शेर शाह सूरी की मदद मुगलों के खिलाफ कौन सा राजवंश ने किया था? तो चेरो ने किया था। उसके बाद बिहार में जनजातीय राजवंश का नाम बताइए, तो वो चेरो था। चेरो का संघर्ष किस मुगल शासक के साथ बहुत ही बड़े पैमाने पे था? तो जहांगीर के साथ इनका संघर्ष था। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार पर तुर्क आक्रमण। मैं क्लास को छोटा छोटा ही रख रहा हूँ ताकि आप लोग के ऊपर बर्डन ना हो और अच्छे से आप लोग कवर भी कर ले। ठीक है, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।